जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। कल हमने इसका पहला प्रैक्टिस सेट कर लिया था और उसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें आपका टारगेट था 20 प्लस का। ठीक है, आज भी हम 25 क्वेश्चन ही लेके आए थे, लेकिन बाय मिस्टेक जब हम पीपीटी बना रहे थे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन कट गए। तो आई थिंक अभी 22 या 21 क्वेश्चन इसमें बचे हैं। तो आज का जो आपका टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 18 प्लस का। ठीक है, कितना है? 18 प्लस का है। तो 18 प्लस आपको इसमें से लेके आने हैं। अगर आप 18 प्लस ले आते हो तो समझ लेना आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम बढ़िया चल रही है। और दूसरा एक चीज बतानी थी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बाकी और भी जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे। और उसके बाद एग्जाम के बाद जो एयरफोर्स जीडी होता है उसकी प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, तो उसके लिए भी आपको कहीं दूसरे चैनल पे भटकना नहीं पड़ेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ तो नहीं मिलेगी ये सारी, क्योंकि पीडीएफ तो मैं इसलिए नहीं दे रहा कि पीडीएफ बनाए हम और उसको यूज करे कोई और, तो इसलिए मैं पीडीएफ तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन और जो अदर पीडीएफ है जैसे जीडी वगैरह की पीडीएफ हो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड एक चीज और बतानी थी कि जो टेक्स्ट बुक का पास है वो आई थिंक आज आपको, टेक्स्ट बुक का जो पास है वो अगर आप 1 ईयर का लेते हो, 1 ईयर का लेते हो तो आपको 2 ईयर मिलेगा। ठीक है, 2 ईयर मिलेगा। कितने रुपए में? वो मिलेगा आपको 269 में। 269 में आपको 2 ईयर का पास मिल जाएगा। ठीक है, 1 ईयर का लेने पे 1 ईयर का फ्री मिलेगा। और आप कूपन कोड इसमें यूज कर सकते हो 098KQZ, उससे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा शायद। ठीक है, इससे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको 2 ईयर का पास मिल जाएगा अगर लेना है तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। और जितने आपके बने, जैसे 25 में से कितने, सॉरी 20 में से आपके कितने आए 22 में से, तो वो आपको कमेंट में लिखना है, कमेंट बॉक्स में जितने भी आए। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो वो भी लिखना है। और आज मैंने स्लाइड जो है उनका थोड़ा सा कलर चेंज किया है क्वेश्चंस का, एक रेड में है और एक ग्रीन में है। तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी सही है, रेड वाली सही है या ग्रीन वाली सही है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, ये हमें बताना है। दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं या एक हल्के नाभिक पर उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी करके इसे तोड़ा जाता है। एक भारी नाभिक पर उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी करके इसे तोड़ा जाता है और भारी नाभिक स्वयं टूटता है। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद खुद से आंसर देना है। उसके बाद आपको आंसर मैच कर लेना है। तो सबसे पहला है दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर। तो यहाँ से देखो विखंडन की बात हो रही है। विखंडन मतलब होता है टूटना, तो संयुक्त होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद है एक हल्के नाभिक पर उसमें न्यूट्रॉनों की। तो हम हल्का नाभिक नहीं लेते हैं, क्योंकि हल्का तो खुद ही स्थायी होता है तो उसको टूटने की जरूरत ही कहाँ है। उसके बाद है भारी नाभिक स्वयं टूटता है, स्वयं नहीं टूटता है। भारी नाभिक पर उसमें न्यूट्रॉनों की हम क्या करवाते हैं, बौछार करवाते हैं, तो वो टूटता है। आपने पढ़ा होगा ना यूरेनियम पे, जब हम एक न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं तो आगे फिर वो 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, वो आगे चलती रहती है अभिक्रिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे नाभिकीय विखंडन पढ़ा ना, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे भारी जल हो गया। ठीक है, भारी जल हो गया। एंड भारी जल का फॉर्मूला D2। एंड दूसरा कैडमियम छड़ें, ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये भारी जल का क्या काम होता है? भारी जल जो है वो न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। देन आगे जो कैडमियम की छड़ें हैं वो इनका क्या कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है। मतलब एक साथ में वो समाप्त नहीं हो जाता, पूरा का पूरा ईंधन धीरे धीरे समाप्त होता है और हमें जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो हो जाती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विभव का मान पूछा है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के समानुपाती। तो हमारे पास जो बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। KQ/R। ठीक है, अब इस K को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4πε0। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो V है विभव, वो R के साथ किस तरीके से रिलेट करता है, वो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी के
विद परमाणुपाती है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 10 माइक्रोफेरेड धारिता की एक संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित कर इसकी प्लेटों को 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ा गया है। प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? ठीक है, प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा होगा कि P जो होता है वो VI के इक्वल होता है। VIP ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास I नहीं है, हमारे पास V है एंड R है एंड C है, तो C को तो हम इसमें कन्वर्ट कर नहीं सकते। I को हमें किस में चेंज करना होगा? R में चेंज करना होगा। तो V का तो V रहने दो एंड I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि हमें पता है V इज इक्वल आई आर होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? V अपॉन R। तो ये हो जाएगा V अपॉन R एंड फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा पूछिए ना, तो यहाँ से फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। ये आ गया हमारे पास 500 एंड अगेन 500 वोल्ट और अपॉन में आ जाएगा 10। 1 सेकेंड, ये तो आंसर मैच नहीं हुआ ना, ये 25। 1 सेकेंड, इसके अंदर जो दूसरा फॉर्मूला है एक सी वाला इसको पूरा इरेज कर देते हैं। इसमें हमारे पास W जो होता है वर्क डन होता है, ठीक है, वो भी किसके इक्वल होता है? 1 सेकेंड, एक दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर जो वर्क डन होता है संधारित्र के अंदर, उसका भी फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। ये हम यूज करके देखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1/2 एंड ये आ जाएगा हमारे पास C हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड, मतलब 10 की पावर माइनस का 6 एंड जो V है, V स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 एंड अगेन 500, ठीक है। तो यहाँ से कट करें यदि हम तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम, यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास 5, ये भी मैं 5 ले रहा हूँ, ये भी 5 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 125 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर कितनी हो गई? ये 2 रही एंड ये भी 2 रही, तो ये 10 टू दी पावर 4 हो गई एंड ये 10 टू दी पावर माइनस का 6 हो गई। तो यहाँ से कितना बच जाएगा? ये आ जाएगा 125, ठीक है, 125 और ये आ जाएगा हमारे पास 10 टू दी पावर माइनस का 2। तो जब हम 10 टू द पावर माइनस 2 लेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 जूल, 1.25 जूल, ये हमारे पास करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि पहले तो आपने P इज इक्वल VI वाला फॉर्मूला लगाया था, अभी आपका जब आंसर नहीं मिला तो आपने तो चेंज कर दिया, ये कोई बात थोड़ी, ठीक है। तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे मैंने पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया था, ठीक है, पावर वाला। अब आप लोग बोलोगे कि आपने तो चलो लगा दिया, लेकिन हम जब एग्जाम में लगाएं तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? तो हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। देखो ऑप्शन के अंदर यूनिट देखो, यूनिट किस में आ रही है? जूल में आ रही है ना, तो जूल में आएगी तो हमें तो ये वर्क वाला ही लगाना है, क्योंकि पावर में ये फॉर्मूला अगर हम लगाते और ये वैलिड होता तो वाट में यूनिट आनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर को देख सकते हैं, यूनिट से भी काफी बार पता चल सकता है कि क्या हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो जाएगा 1.25 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास एक कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा जिस पर भूरे, काले एवं भूरे रंग की पट्टियां बनी हुई है, ठीक है। तो आपको एक पता होगा जो ट्रिक टाइप है, बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसका जो नंबर होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 9 तक नंबरिंग होती है। ये होता है हमारा ब्लैक, ये होता है ब्राउन। अगर आपने ये नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा लिखेंगे तो स्क्रीन पूरी एकदम से भर जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये है ब्लैक, ब्राउन यानी कि भूरा, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ये आ जाएगा हमारे पास ग्रीन, फिर ये आ जाएगा ब्लू एंड ये हो जाएगा वॉयलेट, ठीक है, ये हो जाएगा वॉयलेट एंड ये ग्रे एंड ये हो जाएगा हमारे पास व्हाइट, ठीक है, ये हो जाएगा व्हाइट। इस तरीके से ये नंबरिंग चलती है।
तो सबसे पहले हमें बोला गया है जिस पर भूरे, काले एवं भूरे रंग की पट्टियां हों। तो जो दो कलर होते हैं स्टार्टिंग के, उसको तो हम डायरेक्ट लिखते हैं नंबरिंग के रूप में। पहला कौन सा है? भूरा। तो भूरे के लिए कितनी नंबरिंग है? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद दूसरा क्या है? काला। ठीक है, तो काले के लिए 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, उसके बाद जो हम लिखते हैं ना, वो लिखते हैं पावर के रूप में, 10 की पावर के रूप में। ठीक है, तो 10 की पावर के रूप में कौन सा लिखना है? भूरे रंग का कौन सा नंबर है? 1 नंबर। तो 10 की पावर 1, इस तरीके से हमें लिखना होता है। अगर कोई और कलर होता, जैसे रेड कलर होता, तो मैं यहाँ पे 10 टू द पावर क्या लगाता? 2 लगाता। अगर यहाँ पे वॉयलेट होता तो 7 लगा देता। तो अभी ये कितना हो गया? 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 ओम। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और इसमें एक कलर और आता है, ठीक है, जो होता है हमारे पास गोल्ड, एंड दूसरा होता है रजत, एंड तीसरा होता है कोई कलर नहीं। वो भी आप लिख लो। सबसे पहला तो हम जिसको गोल्ड भी बोल सकते हैं, सुनहरा कलर बोल सकते हैं। इसका जो होता है वो होता है 5%। एंड उसके बाद आता है हमारे पास सिल्वर, जिसको आप चांदी बोल सकते हो, वो होता है 10%। एंड कोई कलर नहीं, वर्णहीन, तो वो आता है हमारे पास, वर्णहीन के लिए कोई कलर नहीं होता है, तो उसके लिए आता है हमारे पास 20%। 20%, ठीक है। अगर कोई कलर नहीं होगा ना तो वो आपको साफ साफ बोलेगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में मत बोलना कि देखो चौथे में तो आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कोई कलर नहीं होगा। नहीं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि वर्णहीन है, इसलिए आपको 20% लगाना है। और जब ये कलर आते हैं तो आपको क्या करना होता है? यहाँ पे प्लस माइनस करके ये करना होता है। अगर गोल्ड होता तो आप प्लस माइनस 5% करते, चांदी होता तो आप 10% कर देते, एंड वर्णहीन होता तो 20% कर देते। तो ये आपको इतना लिख लेना है किसी कॉपी के अंदर। ठीक है, और एक चीज और, ये क्वेश्चन आपको नोट नहीं करने हैं। जो चीजें जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना, ये चीजें आपको नोटबुक में नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये हमें बोला है दो छड़ चुंबक, प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, एक दूसरे के लंबवत क्रॉस के रूप में रखे गए हैं। इस व्यवस्था का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं सॉरी, कि जो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे एफ है या फिर एम ही ले लो। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो इस तरीके से होता है, रूट के अंदर m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, दो वेक्टर क्वांटिटी ऐड करने का है, 2m1 m2 कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन देखो, अब ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है। ठीक है, दो लंबवत, दो छड़ चुंबक, प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, एक दूसरे के लंबवत क्रॉस के रूप में रखे गए हैं। और वो जो छड़ चुंबक है वो इस तरीके से रखे गए हैं। पहला ये हमने रख दिया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमारा रखा गया है, दूसरा यहाँ पे रखा गया है इस तरीके से। तो ये दोनों क्या हो गए? लंबवत हो गए, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें इस फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करनी है। ये डायग्राम तो देखना ही नहीं, बस मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण सेम है, यानी कि m ही है। तो m1 की वैल्यू भी m है, m2 की वैल्यू भी m है। तो आ जाएगा हमारे पास m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2m1 m2, तो 2mm, एंड कोस थीटा की जगह कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री पे रखी गई है, लंबवत रखी गई है। तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो पूरी वैल्यू हो गई 0। अब बचा क्या रूट के अंदर हमारे पास? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, रूट के अंदर क्या बच गया? m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर। तो रूट के अंदर तो 2 तो रह जाएगा और m स्क्वायर बाहर आके m बन जाएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, √2m। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट है हमारे पास, समान गतिज ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, तो निम्न में से क्या सत्य है? समान गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो हमारे पास जो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमें बोला गया है इलेक्ट्रॉन का पथ कम वक्रता का है, ज्यादा वक्रता का है। तो जब भी वक्रता की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं? त्रिज्या निकालते हैं। जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी वो ज्यादा वक्र होगा, कम होगी वो कम वक्र होगा। तो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। लेकिन यहाँ पे देखो समान गतिज ऊर्जा की बात हुई है। ठीक है, समान गतिज ऊर्जा की, तो अभी इस फॉर्मूले को हमारे अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये चीजें भी आपको आनी चाहिए
कि क्वेश्चन में जैसी जो ही चीज बोली गई है वैसी हम इसको मॉडिफाई कर सकें। एम भी आपको पता है क्या होता है, संवेग होता है। अपोन में हमारे पास क्यू भी है, और पी जो होता है संवेग, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है √2m e, जहाँ m द्रव्यमान है, e गतिज ऊर्जा है, और अपोन में आ जाएगा क्यू बी। अब देखो ये आ गया हमारे पास r का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो समान तो गतिज ऊर्जा दी हुई है, यानी कि दोनों की समान गतिज ऊर्जाएं हैं, तो r जो है e पे तो डिपेंड नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र भी सेम है तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, एक ही चुंबकीय क्षेत्र में भेजा है। और Q दोनों का आपको पता है बराबर होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ का नाइन कुलाम। तो Q का भी इसमें कोई रोल नहीं है, तो रोल किसका बचा, केवल M का बचा। R किस पे डिपेंड करेगा, √m पे डिपेंड करेगा। अब जिसका M ज्यादा होगा उसके लिए R ज्यादा होगा, एंड जिसके लिए M कम होगा उसके लिए R कम होगा, यानी कि द्रव्यमान। और द्रव्यमान पता है हमें किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है, यानी कि जो आर पी है वो ज्यादा होगा आर ई से, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन का जो रेडियस है वो ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के रेडियस से। प्रोटॉन की त्रिज्या ज्यादा होगी, यानी कि प्रोटॉन का पथ ज्यादा वक्र होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कम वक्र होगा। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का पथ कम वक्रता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अब आप लोग ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं लगभग, इन्हीं के लेवल सेम रहता है, इससे ज्यादा हाई नहीं जाता। और ये मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से करवा रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही तोरे मार रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, तो आप एक बार देख लेना। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो जो बर्नौली का सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। ये तो डायरेक्ट रटने वाला या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप बांध सकते हो, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यदि सी तथा आर क्रमशः धारिता और प्रतिरोध को प्रदर्शित करें तो आरसी की विमाएं क्या होंगी, ठीक है। आरसी की विमाएं हमें बताना है, तो आरसी की जो विमा होती है वो किसके इक्वल होती है, ये डायरेक्ट ये भी रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। आरसी की जो विमा है वो समय के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, टाइम के इक्वल होती है, और टाइम की विमा क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रमशः धारिता एंड प्रतिरोध, तो यहाँ से इसके इक्वल हो जाएगी, या फिर आप इसको थोड़ा सॉल्व करके भी आगे कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा रहेगा। वैसे अगर हम करना चाहें तो आरसी देखो इस तरीके से कर सकते हैं। आर जो है वो हमारा प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ V अपॉन आई, अभी अभी पीछे बताया था मैंने। और C किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल आपको पता है VC होता है, या C भी आप बोल सकते हो। तो C इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q अपॉन V, तो ये आ गया हमारा Q अपॉन V। तो यहाँ से V से V कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया Q अपॉन I। अब एक चीज और, Q आ गया, ठीक है, और I को आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल आपको पता है क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, इस तरीके से लिखते हो। तो I को हम लिख सकते हैं Q, और ऊपर आ जाएगा T, तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया और बच गया T। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इतना लंबा चौड़ा, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम कम से कम वेस्ट करना है और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने हैं, तो आप ये बी ऑप्शन करके आ जाना। डायरेक्ट याद रखना कि जो आरसी की जो विमा है वो किसकी इक्वल होती है, टी टाइम की इक्वल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए क्रॉस बी, अब ये कलर भी थोड़ा सा देखना स्लाइड का, ये कलर सही है या पीछे वाला ग्रीन सही है। ए क्रॉस बी जो है वो इज इक्वल यदि सी है तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब ये चीज मैंने आपको कल ही बताई थी कि जैसे ये ए है वेक्टर एंड ये है बी वेक्टर, ठीक है, ये है बी वेक्टर, तो इनका यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, ठीक है। बी क्रॉस ए यहाँ पे ऊपर की ओर होगा, ए क्रॉस बी नीचे की ओर होगा, लेकिन मैं एक बार इसको ऊपर ही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है, एक्चुअल में ए क्रॉस बी नीचे की ओर होगा, क्योंकि इसमें थंब रूल देखते हैं और थंब जाएगा नीचे की तरफ यदि हम ए की साइड से अंगुलियां घुमाते हैं तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। ये बोला है कि यहाँ पे ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सी वेक्टर के इक्वल है। अब ये जो ए क्रॉस बी है ना, ये दोनों के लंबवत है, ए के भी लंबवत है एंड बी के भी लंबवत है,
यानी कि सी जो है वो दोनों के लंबवत है, क्योंकि ए क्रॉस बी कौन है, सी तो है। तो यहाँ से देखो कौन सा कथन गलत है सी जो है सी ए के लंबवत है, सही ऑप्शन है। बी के लंबवत है, सही बात बोल रहा है। ए प्लस बी, अब जो ए प्लस बी है ना वो भी इसी तल में आएगा कहीं, मान लो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे आ गया मान लो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के भी क्या होगा, लंबवत ही तो होगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन सी लंबवत है ए क्रॉस बी के ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्रॉस बी कौन है, सी तो है, ए क्रॉस बी सी तो है, देखो डायरेक्ट बोला गया है। तो क्या सी खुद के लंबवत हो सकता है, सी खुद के लंबवत थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि डी ऑप्शन इसमें गलत बोल रहा है और हमें गलत चूज करना था, इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन सही है, ठीक है, ये सही है, जबकि ये गलत है और गलत ही हमें चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोला गया है, यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, कण द्वारा तय की गई दूरी, जिसको हम बोल सकते हैं विस्थापन जो है किसके समानुपाती है, समय के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि टी स्क्वायर के समानुपाती है। तो कण गति करता है, कण किस तरीके से गति करता है ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसका अवकलन करेंगे। तो ये आ गया हमारा dx/dt जो है वो समानुपाती समानुपाती हो जाएगा हमारा 2t के, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो 2t हो गया। लेकिन अभी भी t हमारा हटा नहीं, हमें t हटाना है, क्योंकि यहाँ पे त्वरण की बात हो रही है एक समान वेग से। देखो वेग तो एक समान नहीं है, ये ऑप्शन देखो पहले, क्योंकि dx/dt क्या होता है, v होता है, तो v समानुपाती आ गया 2t। अब एक समान वेग तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t बढ़ रहा है, t बढ़ेगा, ठीक है, तो t बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा। चलो 1 सेकेंड एक बार देखते हैं हम, पहले त्वरण और निकालते हैं इसका, dv/dt, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ये भी हम देखेंगे। dv/dt क्या होता है, त्वरण होता है, क्योंकि त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे जो a है वो आ गया हमारा 2, a क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि त्वरण क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। तो अब यहाँ से देखो एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से, अब यहाँ से मैं फिर से आपको समझाता हूँ, एक समान वेग से, क्या ये एक समान वेग है क्या यहाँ पे यदि मैं t 1 सेकेंड लेता हूँ तो 2 आ जाएगा एंड t की जगह मैं 2 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। यदि t की जगह मैं 3 लेता हूँ तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो क्या ये एक समान वेग है क्या, नहीं है ना एक समान वेग, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। एंड घटते हुए वेग से, नहीं नहीं घट थोड़ी ना रहा है, जैसे जैसे हम समय को बढ़ा रहे हैं वेग बढ़ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। बढ़ते हुए त्वरण से, नहीं, यहाँ पे टी का कोई पद ही नहीं आया त्वरण के अंदर, तो बढ़ता हुआ त्वरण नहीं होगा। अब है एक समान त्वरण से, और वो एक समान त्वरण है कितना, 2 है, ठीक है, एक समान त्वरण 2 है। 1 सेकेंड पे भी 2 है, 2 सेकेंड पे भी 2 है, 3 पे भी 2 है, क्योंकि ये टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है, इस तरीके से 2 वाली लाइन पे ये सीधा चलेगा, चाहे समय आप कितना ही लो, ये क्या रहेगा, एक समान त्वरण रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो ये है तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन कितना होगा, ठीक है, थोड़ा सा खांसी वाला इश्यू है तो उसको एक बार इग्नोर करना 2-3 दिन के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठीक है। तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन कितना होगा या किया गया कार्य, ठीक है, तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन किया गया कार्य होता है, तो ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क का 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, ये हमारे पास W इज इक्वल होता है 1/2 इंटू प्रतिबल। ये जो फॉर्मूले नए नए जो आ रहे हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं, वो आपको लिख लेने हैं, प्रतिबल बट्टा विकृति, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 20 सेमी त्रिज्या के वर्ताकार मार्ग में घुमाया जा रहा है, इसका कोणीय वेग है 10 रेडियन बटा सेकेंड, वर्तीय मार्ग के किसी बिंदु पर इसका रेखीय वेग क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको रेखीय वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए ये हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमें आर दिया हुआ है, रेडियस, ये हमें दिया हुआ है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है 10 रेडियन बटा सेकेंड, ओमेगा जिसको हम कोणीय वेग बोलते हैं। हमें पूछा है रेखीय वेग,
रेखीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल ओमेगा आर। v इज इक्वल ओमेगा आर। तो यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10 है, एंड आर की वैल्यू कितनी है, 20 है। लेकिन एक चीज और नोट करनी है आपको कि जो 20 है वो सेमी के अंदर है और हमें मीटर के अंदर लेनी है। देखो मीटर आ रहा है सभी में, हमें लेना है मीटर के अंदर। तो सेमी को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ये कट गया एंड यहाँ से ये कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 2 मीटर प्रति सेकेंड। 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये चीज भूल जाते हैं, यहाँ वाली मीटर प्रति सेकेंड ये सेमी वाली, और अगर ऑप्शन में उनको 200 दिख गया ना तो वो तुरंत 200 पे टिक कर देंगे और वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से में क्या करना है और यहाँ पे चेंज इनको करना होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है। वह गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद कहाँ गिरेगी? कार के बाहर गिरेगी या व्यक्ति से आगे गिरेगी या व्यक्ति के करीब या उसके हाथ में? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब मैं जो लिखवा रहा हूँ उनको आपको नोट कर लेना है। यदि नियत वेग की बात आ जाए, नियत वेग, ठीक है, नियत वेग होगा तो आपको पता है त्वरण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो जब नियत वेग है तो त्वरण 0 हो जाएगा। और जब भी त्वरण 0 हो या नियत वेग हो तो जब व्यक्ति जहां से जो चीज उछाल रहा है ना वो चीज वापस वहीं पे आके गिरेगी। यानी कि उसने अपने हाथ से उछालिया तो उसके सीधे हाथ में ही गिरेगी, यानी कि वहीं की वहीं। इसको ऐसे लिख सकते हो, वहीं की वहीं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कैसे भी, वहीं की वहीं, ठीक है। और अगर त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मैं ऐसे डायरेक्शन ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। त्वरण यदि बढ़ रहा है और कार आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, ये भी याद रखना कि त्वरण बढ़ रहा हो और कार आगे की तरफ जा रही हो तो जो चीज फेंकी गई है वो व्यक्ति के पीछे गिरेगी, व्यक्ति के पीछे, व्यक्ति के पीछे गिरेगी अगर आगे जा रही है कार तो, ठीक है। और यदि त्वरण घट रहा हो, त्वरण क्या कर रहा हो, घट रहा हो, सॉरी, त्वरण घट रहा हो तो व्यक्ति की ये आगे गिरेगी, व्यक्ति के आगे गिरेगी। ये दोनों तीनों चीजें आपको लिख लेनी है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बोला गया है, नियत वेग, नियत वेग से गति करती हुई कार में बैठा हुआ है और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है गेंद को, तो सीधे कहाँ गिर जाएगी, व्यक्ति के हाथ में गिर जाएगी, क्योंकि नियत वेग है, त्वरण क्या है, 0 है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक मोटरसाइकिल चालक जिसका द्रव्यमान m है और r त्रिज्या के वक्रीय मार्ग पर v वेग से चल रहा है, तो घर्षण गुणांक का वह न्यूनतम मान जिससे वह सुरक्षित गति कर सके। तो घर्षण गुणांक का हमें मान बताना है। तो सुरक्षित चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास v इज इक्वल रूट के अंदर म्यू जी आर, म्यू जी आर, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जहां म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, v वेग है एंड r रेडियस है और g आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है म्यू। क्या बोला गया है, देखो घर्षण गुणांक का वह न्यूनतम मान जिससे वह सुरक्षित गति कर सके, तो हमें घर्षण गुणांक निकालना है। तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर और ये हो जाएगा म्यू जी आर, रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर करते ही। हमें वैल्यू म्यू की निकालनी है तो जी आर को इसके अपोन में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपोन में जी आर और ये रह गया हमारे पास म्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, वी स्क्वायर अपोन में जी आर। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वी स्क्वायर, ये वी है यहाँ पे एंड ये स्क्वायर और अपोन में है जी आर, ठीक है, वी स्क्वायर अपोन में जी आर, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बोला गया है, यदि किसी पिंड के संवेग को n गुना कर दिया जाए, संवेग को कितना टाइम्स कर रहे हैं, n टाइम्स कर रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो संवेग है उसका फॉर्मूला होता है p इज इक्वल रूट टू एम ई, रूट टू एम ई, ठीक है। तो किसी पिंड, अब यहाँ से देखो, क्योंकि हम सेम ही जो ऑब्जेक्ट है वो ले रहे हैं तो उसका द्रव्यमान तो चेंज होने से रहा, यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड ये पी नहीं कर रहा है अभी।
और जो 2 है वो तो चेंज होगा ही नहीं। तो जो p है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट e पे डिपेंड कर रहा है, या हम बोल सकते हैं रूट e जो है वो p पे डिपेंड कर रहा है। तो हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर p स्क्वायर आ जाएगा और किसके समानुपाती हो जाएगा, e की। अभी आप देखो आपने संवेग को कितने टाइम्स किया है, n टाइम्स किया है। तो संवेग को जब मैं n टाइम्स करता हूँ तो इधर स्क्वायर है, ये किसके समानुपाती हो जाएगा, e की। ठीक है तो कितनी गुनी हो जाएगी, जो संवेग है वो कितने गुना हो जाएगा, p गुना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अगर आप 5 गुना करोगे तो स्क्वायर के कारण वो 25 गुना हो जाएगा, 2 गुना करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर के वो समानुपाती हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, n स्क्वायर गुने हो जाएगी। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये हमें बोला गया है एक दंड चुंबक की लंबाई 10 सेमी है तथा ध्रुव प्राबल्य 10 टू द पावर माइनस का 3 वेबर है। लंबाई जो है ये l दी हुई है, ध्रुव प्राबल्य जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, उसे एक चुंबकीय क्षेत्र जिसका कि चुंबकीय प्रेरण जो है, चुंबकीय प्रेरण कितना है वो हमें बोला गया है b, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 टेस्ला है, की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाता है। चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान हमें बताना है, बल आघूर्ण बताना है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है टो, जिसको हम टो बोलते हैं बल आघूर्ण को, वो होता है एम बी साइन थीटा, जहां एम है हमारा, ठीक है, एम क्या है, एम है चुंबकीय आघूर्ण, और जो बी है बी जो है वो चुंबकीय प्रेरण या जिसको आप चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं वो हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे बी तो दिया हुआ है, साइन थीटा वो भी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, लेकिन ये कैपिटल एम नहीं दिया हुआ। कैपिटल एम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम मल्टीप्लाई में 2l। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2l, क्योंकि बीच वाली जो डिस्टेंस होती है ना चुंबक वाली, उसको हम 2l लिखते हैं। अब कई स्कूलों में हो सकता है आपको l ही लिखवाया गया हो, तो आप l लिख लेना, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे जितनी भी है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करनी है। बुक में भी आपको 2l के लिए बोला गया होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2l लिख दिया है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल m है, फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारे पास, देखो m और ये 2l और b साइन थीटा, ठीक है, 2l। ये पूरी की पूरी जो 10 सेमी है ना, ये 2l की वैल्यू है। कहीं ये मत कर देना 2 इंटू 10 अलग से कर दो 20 गुना, नहीं नहीं 20 नहीं करना, ये जो पूरी की पूरी 2l है ये 10 ही है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब जो स्मॉल m है वो है हमारे पास 10 टू द पावर माइनस का 3, 10 टू द पावर माइनस का 3, और 2l कितना है वो 10 सेमी दिया हुआ है, 10 सेमी। सेमी के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 100 करना पड़ेगा, इंटू b की जो वैल्यू है वो दी हुई है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, एंड आगे है हमारे पास साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा की जगह हम क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री, ठीक है 30 है ना, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से 2 से इसको मैं कट कर दूं तो ये आ जाएगा 2 पाई। तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई। अभी हमें देखना है 10 कितने बच गए हमारे पास, 10 देखो एक तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 10 की पावर -3 और -3 माइनस का 6 हो गया, और ये 10 भी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर हो गया माइनस का 7, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7, ए ऑप्शन में आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास कोणीय व रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी। कोणीय और रेखीय संवेग हमें पूछा है, उसका अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, कोणीय संवेग की, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास mvr, और जो रेखीय संवेग है इसका अनुपात लेना है। तो जो रेखीय संवेग है, ठीक है, रेखीय संवेग, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास mv। तो जब अनुपात लेंगे तो mv कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, r बचा, और r की विमा क्या होती है, l होती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास m0 l1 t0, ठीक है, क्योंकि लंबाई बची है ओनली, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा m0 l1 t0। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये है एक स्प्रिंग दोलक की आवृत्ति दोगुनी करने के लिए हमें क्या करना होगा। इन चारों में से स्प्रिंग की जो आवृत्ति होती है उसको हमें क्या करना है, दोगुना करना है।
तो स्प्रिंग का सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आवर्तकाल। स्प्रिंग का जो आवर्तकाल होता है स्प्रिंग दोलक का, वो होता है 2 पाई रूट एम अपॉन की। अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी क्या करेंगे, उनको दोलक दिखा, वो फॉर्मूला लगा देंगे टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी, एल अपॉन जी। ठीक है, उनको स्प्रिंग से कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेंगे, दोलक दिखा 2 पाई रूट एल जी, और यहाँ पे द्रव्यमान का ऑप्शन है वो मिलेगा नहीं, बोलेंगे मिसप्रिंट हो गया, छोड़ के आ जाएंगे। जबकि स्प्रिंग दोलक के लिए ये फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल 2 पाई एम अपॉन की। लेकिन हमें पूछा क्या है, यहाँ पे आवर्ती पूछी है ना कि आवर्तकाल, तो इसका उल्टा हमें करना पड़ेगा। उल्टा कैसे करेंगे इसका, चूंकि हमारे पास आवर्ती जो होती है वो होती है, कल ही मैंने बताया था 1 अपॉन टी होती है, तो n इज इक्वल, इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, एंड ये हो जाएगा k, एंड अपॉन में आ जाएगा m। अभी हमें बोला है दोगुनी करनी है, अब आवर्ती दोगुनी कैसे होगी, तो यहाँ से देखो, द्रव्यमान को चौथाई करने पर, एक चौथाई करने पर देखते हैं 1 अपॉन 2 पाई k, और चौथाई यानी कि m अपॉन में 4, और जो अपॉन में 4 यहाँ पे होगा उसको मैं डायरेक्ट ऊपर लिख दूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये बाहर आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अंदर वो चीजें हमारे पास बच गई 1 अपॉन 2 पाई एंड रूट के अंदर k अपॉन m, और ये क्या बन गया, फिर से वही वाली आवृत्ति बन गई, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2n, और ये होगी हमारी n डैश, यानी कि आवृत्ति क्या हो गई यहाँ पे डबल हो गई। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान को एक चौथाई करना होगा। ठीक है, अब इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि वो आवर्ती ही नहीं देखते, वो देखते हैं आवर्तकाल और डायरेक्ट 4 गुना कर देंगे और हो जाएगा डबल। जबकि यहाँ पे ध्यान रखना है, आवर्ती पूछी है और एक चौथाई करने पे आवर्ती क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, द्रव्यमान m है, समरूप विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, में गति कर रहा है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता है F इज इक्वल क्यू ई होता है, 12th क्लास का चैप्टर है क्यू ई, लेकिन हमें F यूज नहीं करना, हमें त्वरण निकालना है। तो F को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए लिख सकता हूँ, ठीक है, एम ए, तो यह आ जाएगा क्यू ई। हमें त्वरण पूछा गया तो m को अपोन में ले आओ, तो त्वरण a हो जाएगा क्यू ई अपोन में m, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। सॉरी, हमें q की जगह भी क्या बोला गया है, e आवेश बोला गया है, तो q की जगह हमें स्मॉल e लेना होगा और यहाँ पे कैपिटल E, और ये आ जाएगा m। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिबल व विकृति का अनुपात किसके तुल्य है। ये सबको पता है, प्रतिबल बटा विकृति क्या होता है, ये तो आई थिंक ही कोई होगा जिसको नहीं पता, ये जिसको नहीं पता है ना वो समझ लेना एकदम नैया डूबी हुई है उसकी। प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है, ये जिसको नहीं पता उसका तो क्या ही हो सकता है, प्रतिबल बटा विकृति आ जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा प्रक्रम धीमा है, ये भी डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे धीमा जो प्रक्रम है वो कौन सा है, हमारा समतापी प्रक्रम, सबसे धीमा प्रक्रम है समतापी, और यदि सबसे फास्ट पूछ ले तो वो हो जाएगा रुद्धोष्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे धीमा पूछा है, तो सबसे धीमा हमारा क्या होता है, ए होता है, क्योंकि इसमें ताप क्या है, समान हो जाता है, और ताप समान होती है प्रक्रम पूरा का पूरा ही धीमा हो जाता है, ठप पड़ जाता है, ठीक है, ताप समान होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपको पता है जीरो हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही जीरो हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा उतनी बनी रहेगी, तो फिर प्रक्रम तो ऑटोमेटिक आप धीमा होना ही है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतने ही क्वेश्चन थे, आपको स्कोर कमेंट में लिखना है कितना स्कोर हुआ, ठीक है, और आई होप 18 प्लस तो किया ही होगा, और पूरा भी किया ही होगा मोस्टली बच्चों ने, क्योंकि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे नहीं इसमें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।